आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं समझाऊंगा मैट्रिक्स की जो इक्वेशंस होती हैं, मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और इन क्वेश्चंस में बच्चों को थोड़े से लेंदी तो जाते हैं पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चंस ऐसे आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक मेथड। तो ये 3 इक्वेशन दी हैं, हो सकता है 2 वेरिएबल इक्वेशन भी दे सकते हैं, 2-3 वेरिएबल इक्वेशन है। तो जब भी ऐसी इक्वेशंस आएगी तो आप यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखोगे और आप एग्जाम में क्वेश्चंस होगा तो गिवन दैट लिखोगे। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो लिखेंगे हियर the matrix, here the matrix method, here the matrix method, here the matrix method is, इसकी मैट्रिक्स मेथड बनाएंगे जिसको अपन बोलते हैं ax इक्वल टू बी। अब ax इक्वल टू बी में a का मीनिंग क्या होता है, तो वेयर a इक्वल टू, तो यहाँ पे a इक्वल टू जो रहता है वो आपके पास 1 2 3 और ये 1 2 3 रहता है। इस टाइप का आपने 12th में भी पढ़ा है, लेकिन 12th की क्वेश्चन सेम थे, बस लेवल थोड़ा अलग था और उसकी सॉल्व करने की मेथड भी अलग थी। वहाँ पे आप इन्वर्स निकालते थे तो एडजॉइंट का यूज़ करते थे, यहाँ पे एडजॉइंट का यूज़ नहीं करना है। x का मीनिंग होता है, x का मतलब होता है, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, x 3 वेरिएबल हैं तो इसको x बाय z, इसको कैपिटल X लिखा जाता है और ये स्मॉल होते हैं। यहाँ पे जो b का मीनिंग होता है, b का मतलब इधर जो दिए हुए हैं उनका मैट्रिक्स होता है और ये आपने मैट्रिक्स बना दिया है। अब देखिए, तो ये आपके पास ax इक्वल टू बी बन गया, तो आप a जो निकालोगे वो x y z के कोफिशिएंट से निकालना है। x कैसे निकालते हैं, वेरिएबल से निकालते हैं। अगर 3 into 3 की 3 इक्वेशंस गिवन है तो 3 वेरिएबल्स होंगे, अगर 2 इक्वेशंस है तो 2 वेरिएबल्स होंगे और b का मतलब होता है जो सामने दिए होते हैं। अब बनाएंगे अपन यहाँ पे ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, देन ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दें, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को आवर्धित आप भी बोलते हैं पर वो थोड़ा बड़ बेकार होता है। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब होता है 2 मैट्रिक्स को ऑपरेशन के लिए एक साथ तैयार करना। 2 मैट्रिक्स को ऑपरेशन के लिए एक साथ लेके आएंगे, उस चीज़ को ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 1 3 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3 और ये हो जाएगा अपने पास 3 2 1 डैश, यहाँ पे अपने पास कितना 14 11 11, ये आपने रख लिया। अब आप हर बार ऐसे क्वेश्चंस में इसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और एशेलॉन फॉर्म के पहले वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए केवल और केवल रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट में 1 होना चाहिए, तो 1 तो है, तो एक ऑपरेशंस लगा देते हैं। तो वो ऑपरेशंस में यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा R2 टेंस टू में R2 माइनस 3R1, ऐसे ये हो जाएगा R3 टेंस टू में, ये हो जाएगा अपने पास R3 माइनस 2R1। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे ऑपरेशंस लगाएंगे और यहाँ पे ये ऑपरेशन मैं इधर लगा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी स्पेस नहीं थी इसलिए इधर लिख दिए। और मैंने आपको पता है कि जब रो के ऑपरेशन लगाते हैं तो रो के अकॉर्डिंग लिखना, कॉलम के ऑपरेशन लगाते हैं तो कॉलम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे R1 में चेंजेस नहीं है तो R1 को एज इट इज लिख देंगे आप, ये पूरा मैं बना देता हूँ और ये 14 R1 को एज इट इज लिख दिया। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कैसे माइनस करेंगे, तो 0, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 6, तो माइनस का 5 बचेगा। ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 9, तो 2 माइनस 9 बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। अब यहाँ पर भी अपने पास अगर आपको इसको लग रहा है तो आप लिख ले करो, तो ये हो जाएगा अपने पास R2 मतलब 11 माइनस 14 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 42 हो जाएगा। 14 42 होता है, हिंदी में ऐसा बहुत पढ़ा हुआ आपने, 11 माइनस 14, तो ये आपके पास माइनस का 31 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस 31 लिख दिया। अब ऐसे ही R3 में इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे 0 और ये कितना है अपने पास 3, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 4 माइनस 1, ये कितना है अपने पास 1, इसमें आप यहाँ पे किसका 3 जो अपने पास मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 में से बन जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 5। यहाँ पर भी आप इसमें 2 को मल्टीप्लाई करो 28 और 28 से 11 जाएगा तो बचेगा माइनस का 17। तो ये आपने इसमें ऑपरेशंस लगा दिए हैं और अब इसके बाद इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, इसको तब तक सोल्व करना है जब तक कि ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स नहीं बन जाए। अब इसमें एक ऑपरेशंस और लगा सकते हैं अपन, इन दोनों में क्या कर दो, माइनस के लिए मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अपन पहले इसको 0 बना लें,
ठीक है। इसमें 1 का 5 का मल्टीप्लाई माइनस कर दो तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 बनाते हैं। पहले आप इनको एक ऑपरेशन और लगा दो, R2 टेंस टू में ये हो जाएगा माइनस R2 कर दो, और ये ऑपरेशन इसके हैं जो मैं इधर लिख रहा हूँ, और ऐसी R3 टेंस टू में ये कितना हो जाएगा माइनस का R3, ये अपन ने ऑपरेशंस लगा दिए। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट मैं थोड़ा सा स्पेस के लिए ऐसा कर लेता हूँ। तो ये जो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है मैंने R2 और R3 में चेंज किया है, तो R1 को मैं एज इट इज़ लिखूँगा 1 2 3 और डैश ये भी कितना है अपने पास है 14। अब इसके बाद R2 में माइनस का मल्टीप्लाई किया तो 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपके पास 31। इधर भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 1 और ये आपके पास 5 और ये 17। अब अपन एक चीज़ इसके अंदर ऑपरेशंस लगाना है, तो आप इसमें ऑपरेशन लगा दो, इसको 0 बना दो। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको 0, इसको आप चाहो तो ऊपर भी लगा दो, बाद में अपन इंटरचेंज कर लेंगे। R2 टेंस टू में R2 माइनस 5 इंटू R1 R3, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर इसको माइनस कर दो, 0 हो जाएगा, ठीक है। बाद में इंटरचेंज कर लेंगे तो वो, और जितने भी ज़्यादा ऑपरेशंस आप लगाते हो तो वो उसमें बचना अपॉन वाली टर्म, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं 1/5 करके मल्टीप्लाई कर दिए, तो वो कैलकुलेशंस लेंदी होंगे, टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन में मेरे को टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, कंप्लीट करना होता तो मैं कंप्लीट करते रहता और आप लिखते रहते। तो यहाँ पे अपने पास ये R1 एज इट इज़ रखा है मैंने 1 2 3 और डैश 14, ये मैंने एज इट इज़ रखा हुआ। अब बात करते हैं इसकी R2 की, तो 0 माइनस 0 ये तो 0 ही रहेगा। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके इसका माइनस करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ये कितना है 5, उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 75, ठीक है। 5 माइनस 75 तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पे, और ये बचेगा आपके पास यहाँ पे R2, तो R2 कितना है अपने पास 7 है, माइनस का 5 इंटू 5, तो एक्चुअल में 7 माइनस 25 करना पड़ेगा। तो 7 माइनस 25 करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे 25 में से 7 जाएगा तो ये आपके पास बचेगा 18, तो यहाँ पे माइनस का 18 ये मैंने लिख दिया है। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब इसके बाद इधर भी ऑपरेशन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है 31 माइनस का 5 इंटू में 17, ठीक है। तो आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, आप इसको कर लो। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 50 और 75 85, तो 85। अब 85 से 30 बन जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा अपने पास 5, तो माइनस का 54 ये लिख दिया मैंने। अब ये R3 में तो कोई चेंजेस किया ही नहीं है अपन ने, तो R3 को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ और मैं इनको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अभी और देखना है कि और 0 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उससे ज़्यादा 0 पॉसिबल है कि नहीं है। ये 17 को थोड़ा मैं अच्छा लिख देता हूँ। और यहाँ पे अगर अपन देखिए इसमें, और पहले इनको इंटरचेंज भी कर देते हैं, तो इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे कौन है अपने पास R2, इंटरचेंज कर देंगे R3। अब इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये R1 एज इट इज है 1 2 3 डैश, यहाँ पे अपने पास कितना है 14, और इनको मैं इंटरचेंज करूँगा तो 0 1 5 और ये 17, और यहाँ पे आपके पास 0 0 माइनस का 18 और माइनस का 54। अब देखिए इससे ज़्यादा रो के ऑपरेशन लगा के आप 0 बना सकते हो कि नहीं। अब देखिए अगर इसको 0 बनाना है तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये खत्म हो जाएगा 0। अब इसको 0 अगर मैं बनाऊं तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना सकता हूं, लेकिन ये 0 खत्म हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा 0 मेरे को नहीं दिख रहा है। तो अब अपन एचेलॉन फॉर्म की अगर प्रॉपर्टी देखें तो एचेलॉन फॉर्म की प्रॉपर्टी होती है कि ओनली अप्लाई रो ऑपरेशन, तो बिल्कुल अपन ने रो के ऑपरेशन ही अप्लाई किए हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है नंबर ऑफ जीरोस आर इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो बिल्कुल यहाँ पे 1 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे 2 जीरोस आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तीसरी प्रॉपर्टी होती है लीडिंग एलिमेंट्स आर 1, उसका जो लीडिंग एलिमेंट होता है वो 1 होना चाहिए। तो देखिए इसका लीडिंग एलिमेंट 1 आ रहा है, इसका भी 1 नहीं आ रहा है, तो उसको 1 बना देंगे। तो 1 बनाने के लिए आप यहाँ पे ऑपरेशंस लगा दोगे। इसमें R3 टेस्ट 2 में माइनस का 1/18 R3 कर देते हैं। अब इस ऑपरेशंस को अपन अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा 1 2 3 और 14 डैश, ये आपके पास 14। इसके बाद यहाँ पे अपने पास 0 और ये 1 5। जिन रो में आपने चेंजेस नहीं किया उनको आप डायरेक्ट एज इट इज लिख दोगे, जिनमें चेंजेस हुआ है उनको करेंगे। ये 1 हो जाएगा और इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास
ये 54 में आप 18 से डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम्स चले जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये बन गया है एसिलॉन फॉर्म, तो आप इसके नीचे लिखोगे दिस इज एसिलॉन फॉर्म, दिस इज एक्केलॉन फॉर्म, एक्केलॉन फॉर्म। अब इसका एक्केलॉन फॉर्म है तो इसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 3 है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 है ना, तो इसकी जो रैंक होगी पूरे ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। अब मैं इसको अलग अलग भी कर दूंगा, तो जब इसको मैं अलग अलग भी करूंगा तो क्या होगा, देखिए जब मैं इसको अलग अलग करूंगा तो यहां से ए को अलग कर देता हूं मैं, ए को अलग कर दें तो ए को अलग करने के बाद आपके पास बचेगा 1 0 0 और ये बचेगा आपके पास 2 1 0 और ये बचेगा 3 5 1 3 5 1। ये ए को अलग कर दिया। इधर से अपन बी को अलग भी कर दो, ये बी को अलग भी कर दिया, ये कितना है 14 और 17 और 3, ए को भी अलग कर दिया, बी को भी अलग कर दिया। अब इसके बाद आप इसमें ए की भी रैंक देखो, ए की भी रैंक कितनी आ रही है, एप्सिलॉन फॉर्म के अकॉर्डिंग 3 आ रही है। आप यहाँ पे भी लिख दोगे हैंस रो ऑफ ए इक्वल टू 3, तो रो ऑफ ए भी 3 आ रहा है और रो ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी भी 3 आ रहा है। मैं इधर से क्वेश्चंस को रब कर देता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी सी स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसलिए इस चीज को रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास, अब आप यहाँ पे लिखोगे हैंस रो ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी इक्वल टू रो ऑफ ए। अगर ए ऑग्यूमेंटेड बी और ए दोनों की रैंक इक्वल आ रही है तो इस चीज को बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो बोलेंगे देन सिस्टम हैज कंसिस्टेंट, देन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और ये कंसिस्टेंट है तो क्या बोलेंगे, दे हैव सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड दे हैव सॉल्यूशन, एंड दे हैव सॉल्यूशन। मतलब अगर ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं तो इसको सॉल्व कर पाएंगे, दे हैव सॉल्यूशन, तो इनको आप सॉल्व कर पाओगे। अगर इनकंसिस्टेंट होती हैं तो इन इक्वेशंस को आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो कंसिस्टेंट इक्वेशन को ही सॉल्व कर पाते हैं। इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होती है, अब ए ऑग्यूमेंटेड बी और रो ऑफ ए ऑग्यूमेंट बी और ए की दोनों की रैंक अगर इक्वल आ रही है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है और उनको आगे सॉल्व नहीं, उनको आगे सॉल्व कर पाएंगे कंसिस्टेंट को, इनकंसिस्टेंट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी चीज यहाँ पे, और जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, इनकंसिस्टेंट वाला तो आएगा नहीं क्योंकि वो एग्जाम में आपसे कंसिस्टेंट बोलेगा और सॉल्व करवाएगा। तो अब अगर आपसे सॉल्यूशन है तो आप उस कंडीशन में अपन ने जो मैट्रिक्स इक्वेशन कंसीडर की थी ए एक्स इक्वल टू बी, इसी का यूज करेंगे। अब इसमें ए किसको लेंगे अपन, जो अभी अपन ने निकाला था उसको आप ए लेंगे। तो ए आपके पास यहाँ पे कौन आया, 1 0 0 और बी कितना है आपके पास यहाँ पे 2 1 0। इसके बाद यहाँ पे अपने पास कितना है 3 5 1 और x की जगह आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x बाय z। और b के लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है वो नहीं लिखना है। b कौन सा आएगा, ये वाला जो आपका है 14 17 और कितना आया था अपने पास 3। अब अपन इससे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करते आता होगा, इसके कॉलम को इसकी रो के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो x प्लस 2y प्लस का 3z इक्वल टू में ये 14। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x का इसके साथ होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास y प्लस 5z इक्वल टू में 17। अब इसका इसके साथ x y दोनों 0 हो जाएगा तो z इक्वल टू डायरेक्ट कितना हो जाएगा 3। तो z की वैल्यू डायरेक्ट 3 मिल गई है, ये आप इसमें रख दो तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी। मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर जो आपको z की वैल्यू मिली है, ये वाली जो z की वैल्यू मिली है वो आप इक्वेशन सेकंड में रख दो। तो इक्वेशन सेकंड कितनी है अपने पास, y प्लस 5z इक्वल टू में 17। तो ये कितना y प्लस 5 इंटू में z की वैल्यू 3 है इक्वल टू 17, तो 5 प्लस 15 इक्वल टू 17। मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो y इक्वल टू 17 माइनस का 15, तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। अब z की जो वैल्यू है तो z और y दोनों की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, उससे x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये x प्लस का 2y, तो 2 इंटू 2 y की वैल्यू में डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पे, z की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दी, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 14।
तो ये हो जाएगा x प्लस 4 प्लस का 9 इक्वल टू 14, तो ये दोनों हो जाएगा 13, उसको उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू जो मिलेगी अपन को 1। तो ये एक्स वाई जेड की जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x की वैल्यू आपको 1 मिल रही है और y की वैल्यू आपके पास 2 मिल रही है और z की वैल्यू आपके पास 3 मिल रही है। ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिली है आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जो आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दी थी आप उनको रख के अगर सेटिस्फाई कराएंगे तो LHS इक्वल टू RHS आएगा, तो इक्वेशन आपका सही होगा। तो मैट्रिक्स मेथड के क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन समझाने का था इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगा है। नेक्स्ट टाइम से आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप इजीली उसको कर पाओगे। इसमें मेथड है, कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करता है। क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं मैथ्स में, एक मेथड बेस होते हैं और एक फॉर्मूला बेस। ये क्वेश्चन मेथड बेस है, फॉर्मूला बेस नहीं है। सबसे पहले आप इक्वेशंस, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसकी इक्वेशंस बनाओगे ax इक्वल टू b। ए जो होता है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं, एक्स वाई जेड का वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है और बी जो इक्वल में डिजिट होती है उनका मैट्रिक्स बनता है। उसके बाद आप ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे जिसमें ए और बी को कनेक्ट करके ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनता है। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को एसिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, एसिलॉन फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो ए रेशो बी की आप रैंक निकालोगे और ए की रैंक निकालोगे। अगर ए रेशो बी, ए ऑग्यूमेंटेड बी, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए की अगर रैंक इक्वल आ रही है तो दोनों क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। अगर अनइक्वल आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट होंगे। अगर इक्वल आ रही है तो कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट है तो उनका सॉल्यूशन होगा। तो उनको सॉल्यूशन करने के लिए आप अगेन ax इक्वल टू b मैट्रिक्स मेथड लिखोगे। उसमें a कौन सा यूज करोगे जो आपने ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स से निकाला है और b भी वो यूज करेंगे जो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स से निकाला है और यहाँ पे रख के आप इक्वेशन बनाओगे, उनको सॉल्व करके आपका इजीली आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए और क्वेश्चंस अभी अपन देखते हैं। हमने कंसिस्टेंट का क्वेश्चन सॉल्व किया और कंसिस्टेंट के क्वेश्चंस को देखा भी था कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं, कंसिस्टेंट कब होता है। अब मैं एक और क्वेश्चंस ले रहा हूं जिसमें हर क्वेश्चंस में आपको ऐसा लिखा रहेगा, सॉल्व द इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। जो भी इक्वेशन दी होंगी वो 2 वेरिएबल इक्वेशंस भी हो सकती हैं, 3 वेरिएबल्स भी हो सकती हैं और हमेशा यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस ही गिवन होती हैं, वो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स भी होती हैं। अब यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे। तो सॉल्यूशन में गिवन दैट लिखेंगे, बट मैं यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड लिख रहा हूँ तो लिखेंगे हैंस मैट्रिक्स मेथड। तो इसकी जो मैट्रिक्स मेथड होगी तो वो क्या होगी, मैट्रिक्स मेथड, हैंस मैट्रिक्स मेथड इज, तो मैट्रिक्स मेथड को आप बोलोगे ax इक्वल टू b। अब ax इक्वल टू b में a की वैल्यू क्या होगी, वेयर a, तो a जो बोला जाता है वो होगा आपको एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 1 1 1 और यहाँ पे जो दूसरा है वो कितना होगा 3 1 -2, ये कितना होगा आपके पास 2 4 7। अब यहाँ पे x, तो x जो है वो होगा आपके पास x बाय z और b, तो b मैं इधर लिख देता हूँ, ये मैंने लाइन से नहीं लिखे, तीनों अलग अलग लिखे हैं। तो ये कितना है आपके पास 3 -2 और 7, ये आपने लिख लिया। तो मैट्रिक्स मेथड को ax इक्वल टू b बोलते हैं। ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चन को 12th में भी सॉल्व किया है, लेकिन 12th में आप एडजॉइंट का यूज करते थे ए इनवर्स निकालने के लिए, वहाँ पे मेथड अलग थी, क्वेश्चन सेम थे, लेकिन यहाँ पे आपकी मेथड अलग है। आप बीएससी में, बीई में, बीटेक में, बीसीए में आप एडजॉइंट का यूज नहीं कर सकते ए इनवर्स निकालने के लिए, उससे नहीं कर सकते, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको इसी मेथड से चलना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे जब करोगे तो देन ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, देन ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे अपन जिसको आप बोलते हैं ए ऑग्यूमेंटेड बी। तो ए ऑग्यूमेंटेड बी में आप यहाँ पे ए लिख लो। तो ए कितना है आपके पास 1 3 2 और ये कितना 1 1 4, ये कितना आपके पास 1 -2 7 और डैश ये कितना है आपके पास यहाँ पे 3 -2 7, ये आपने लिख लिया। अब ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को एसिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने रो ऑपरेशंस लगाएंगे। तो मैं अपने रो ऑपरेशंस लगाता हूँ, तो ये ऑपरेशंस कितना होगा, मैं ऑपरेशन यहाँ लिख देता हूँ, उसको लिख यहाँ देंगे। तो ये हो जाएगा R2 टेंस टू में, ये हो जाएगा R2 - 3 × R1, ऐसे ही ये हो जाएगा अपने पास R2 टेंस टू R3 टेंस टू में, ये हो जाएगा R3 - 2 × R1। अब ये ऑपरेशन जो अपन इसमें लगाएंगे, और एसिलॉन फॉर्म में कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाए जाते हैं, केवल रो ऑपरेशन। यहाँ पे R2 R3 में चेंज हुआ है, R1 में नहीं, तो R1 एज इट इज लिख देंगे। तो 1 1 1 डैश डैश डैश, ये कितना अपने पास 3।
अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई किसको माइनस करेंगे 0, और यहाँ पे अपने पास कितना है तो 1 - 3, तो ये कितना बचेगा माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा अपने पास -2 - 3, तो -2 - 3 तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा अपने पास -2 - 9, तो -2 - 9 माइनस का 11। अब ऐसे ही हो जाएगा R3 माइनस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, ये कितना हो जाएगा 4, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा, 4 - 2 2 बचेगा, ये कितना है 7, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा प्लस का। अब ये कितना है अपने पास 7, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 7 - 6 1 बचेगा। अब मैं इनको डायरेक्ट ऑपरेशंस लगा देता हूँ यहाँ पे, और दोनों को ऐड करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, और ये इजीली हो गया। तो मैं यहाँ से इसको बाउंड्री बना लेता हूँ पहले, इसके क्वेश्चन थोड़े लेंदी जाते हैं। एक ऑपरेशन लगा देते हैं R3 × 2 में, इसको R3 प्लस कर देते हैं R2, क्योंकि अपना मोटिव तो 0 है, इन दोनों नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव, तो प्लस करने पर जल्दी 0 होंगे। तो यहाँ पे आपके पास A ऑग्यूमेंटेड B इक्वल टू में क्या होगा, ये R2 और R1 एज इट इज है, तो R1 एज इट इज 1 1 1 और -3 लिख दिया अपन, ये -3। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये R2 भी एज इट इज है 0 -2, और ये कितना अपने पास माइनस का 5, और ये माइनस का 11, ये 0 - 0 0 हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड करेंगे सॉरी, तो ये भी 0 और ये भी 0, इन दोनों को ऐड करेंगे अपन 1 प्लस, तो ये माइनस का 10 बचेगा। अब देखो इससे ज़्यादा 0 मेरे को नहीं दिख रहे हैं, और क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं ऑपरेशंस लगाऊंगा तो 0 शिफ्ट होंगे। तो अपनी एसलॉन फॉर्म की जो एक्लोन फॉर्म की प्रॉपर्टीज है उसको देखें कि ओनली अप्लाई रो ऑपरेशन, तो केवल अपन ने रो ऑपरेशन ही अप्लाई की है, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं की है। नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीजिंग ऑर्डर बिल्कुल आ रहे हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। लेकिन लीडिंग एलिमेंट 1, तो लीडिंग एलिमेंट 1 होता नहीं है, बनाना पड़ेगा, कभी कभी हो भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहला एलिमेंट -2 अपन को 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए आप इसमें क्या करोगे 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 1/2 प्लस का 1 होना चाहिए। अब यहीं पे अपने पास R3 के लिए भी, तो मैं यहाँ पे R3 का ऑपरेशन भी लिख देता हूं, तो माइनस का 1/10 R3। अब यहाँ पे आप जब ये ऑपरेशंस लगाओगे तो A/B इक्वल टू में, तो जब ऑपरेशन लगाओगे तो R1 ऐसे कैसा 1 1 1 डैश ये 3, ये कितना 0 और ये 1 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये 11/2 हो जाएगा, ये कितना 0 0 0 और ये 1 हो जाएगा। तो ये इसके नीचे लिखना पड़ेगा दिस इज एक्लोन फॉर्म, ये एक्लोन फॉर्म हो गया। तो इसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो किसको बोलते हैं, जिसके एक भी एलिमेंट अगर डिजिट है तो वो नॉन जीरो, और सभी एलिमेंट अगर जीरो है तो उसको जीरो रो। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जो नॉन जीरो 3 है, तो अपने पास इसकी जो रैंक है पूरी रैंक कितनी मिल जाएगी आपके पास, यहाँ पे इसकी रैंक 3 मिल जाएगी। अगर मैं A को अलग कर दूं तो यहाँ से A को अलग करेंगे तो A बनेगा आपके पास 1 0 0 और 1 1 0 और ये 1 5/2 और ये 0। यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है 2 है, तो इसके अंदर इसकी रैंक ये 0 रो है, ये नॉन जीरो क्योंकि इसके सभी एलिमेंट 0 है इसलिए ये 0 रो है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे हैंस क्या लिखेंगे अपन, रो ऑफ A ऑग्यूमेंटेड B नॉट इक्वल टू रो ऑफ A, दोनों की रैंक इक्वल नहीं है, रैंक नहीं है तो बोल देंगे देन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, देन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट पूरा लिख देंगे, एंड दे हैव नो सॉल्यूशन, मतलब अगर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हैं तो उनका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एक बार वो समझे इस क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस आपको हमेशा ऐसे ही आएगा, आपको 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन दी होगी जिसमें आपको बोलेगा सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो आप सबसे पहले Ax = B बनाओगे, A कहाँ से निकाला जाता है x y z के कोफिशिएंट से A निकाला जाता है, और जो B होता है वो x y z के बनता है, और B यहाँ पे आप x जो बनेगा वो x y z के वेरिएबल से बनता है, और B जो होगा वो सामने वाली डिजिट से बनता है।
फिर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे आप, दोनों को जोड़ के ए और बी को जोड़ोगे ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में रो ऑपरेशन लगा के कन्वर्ट करोगे और कन्वर्ट करने के बाद ए ऑग्यूमेंटेड बी और ए की रोनों की रैंक अगर इक्वल आ रही है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी और उसको आगे सॉल्व करेंगे। अगर दोनों की इक्वेशंस की रैंक रो इक्वल मतलब रैंक दोनों की अगर इक्वल नहीं आ रही है तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी, उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये तो था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को क्वेश्चंस को आप किस टाइप से सॉल्व कर पाएंगे। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज के इस लेक्चर में आपने सीखा कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लगातार इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें क्योंकि मैं सभी कुछ इस पर पढ़ाने वाला हूँ। बीएससी का मैथ्स भी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पढ़ाऊंगा, बीई का मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, बीटेक का मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, जेईई मेंस का मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, 12th का मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, साथ में 10, 12th के सब सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। 9th से लेके कॉलेज लेवल का पूरा सब्जेक्ट आपको इस लेवल पे अवेलेबल है। तो आप इसी टाइप से बने रहें।